नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। आज का हमारा टॉपिक आपने देख लिया होगा, एक दवा एक दाम। एक ही केमिकल कंपोजिशन से बनी अलग अलग कंपनियों की दवाओं की कीमतों में भारी अंतर होता है। आखिर क्यों? दरअसल कंपनियां अपनी ब्रांड वैल्यू के हिसाब से दवाओं की कीमत वसूलती हैं। कई बार डॉक्टर भी कमीशन लेकर महंगी महंगी दवा लिखते हैं, ऐसे आरोप लगते हैं। लेकिन अब वन मॉलिक्यूल वन एमआरपी की बात उठने लगी है। हालांकि ये पहली बार नहीं है। जो एमएसएमईज ड्रग मैन्युफैक्चरर्स हैं वो काफी समय से इस मांग को उठा रहे हैं, लेकिन अब जब ट्रेड मार्जिन कम करने को लेकर सरकार ने सख्ती दिखाई है तो उसके बीच में ये आवाज अब और बुलंद होने लगी है। आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, समझेंगे कि आखिर वन मॉलिक्यूल वन एमआरपी के लागू होने से क्या क्या फायदा होगा, इसे लागू करने में दिक्कत क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे बाजार में घटिया दवाएं बिकने लगेंगी, क्या वाकई में इससे दवाएं सस्ती होंगी? बहुत विस्तार से करेंगे चर्चा बेहद खास मेहमानों के साथ, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। जरा सोचिए, ब्लड प्रेशर, शुगर या किसी भी बीमारी की एक ही केमिकल कंपोजिशन की दवा अलग अलग कंपनियां सस्ती या ऊंची कीमतों पर क्यों बेचती हैं? किसी बड़ी कंपनी की दवा की कीमत अगर 250 रुपए है तो उसी केमिकल कंपोजिशन की किसी छोटी कंपनी की दवा आपको 100 रुपए में ही मिल जाए, तो फिर कीमतों में इतना बड़ा अंतर क्यों? ये एक अहम सवाल है, लेकिन अब इस मुद्दे पर बात होने लगी है। खासकर नॉन शेड्यूल्ड मेडिसिन को लेकर छोटी और मझली फार्मा कंपनियों ने सरकार के सामने अपनी बात रखी है। सरकार से इनकी वन मॉलिक्यूल वन एमआरपी करने की डिमांड है। अगर सरकार ये डिमांड मान लेती है तो इसका सीधा फायदा कंज्यूमर को मिलेगा। बड़ी फार्मा कंपनियों की मोनोपोली कम होगी, छोटी फार्मा कंपनियों को उबरने का मौका मिलेगा, साथ ही मरीज की सस्ती दवाओं तक पहुंच हो सकेगी। सो अलग छोटी और मझली फार्मा कंपनियों ने ऐसे समय में ये सवाल क्यों उठाया है, इसे समझना होगा। दरअसल बड़ी फार्मा कंपनियों की मार्केटिंग स्ट्रेटजी आक्रामक होती है। बड़ा मार्केट कैपिटल होता है। प्रचार प्रसार के साथ साथ उनके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की हर डॉक्टरों तक पहुंच होती है। वो बड़े पैमाने पर कमीशन बांटती हैं, इसीलिए डॉक्टर उनकी दवाएं अधिक लिखते हैं। हमारे यहाँ डॉक्टर की पर्ची पर दवाएं ली जाती हैं, न कि केमिकल कंपोजिशन देखकर कोई दवा लेता है। अगर कोई दवा नहीं मिलती है तो मरीज 1-2 दिन का वेट कर लेते हैं, लेकिन दवा वही लेते हैं जो डॉक्टर ने लिखी है। जाहिर है बड़ी कंपनियां महंगी दवा बेचकर ये खर्चे निकाल लेती हैं, लेकिन छोटी और मझली फार्मा कंपनियां यही मात खा जाती हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटजी और कमीशन देने में पीछे रह जाती हैं, इसीलिए इनकी दवा सस्ती होने के बावजूद डॉक्टर इनकी दवाएं नहीं लिखते। ये एक बड़ी वजह है वन मॉलिक्यूल वन एमआरपी की बात उठी है। वन मॉलिक्यूल वन एमआरपी के लागू होने से भले ही छोटी फायदा होगा, लेकिन इसका सीधा कनेक्शन कंज्यूमर के हित से जुड़ा है। जाहिर है जब सेम केमिकल कंपोजिशन की दवाओं पर एक एमआरपी होगी तो बड़ी फार्मा कंपनियों की ओर से डॉक्टरों को मिलने वाले कमीशन में कमी आ जाएगी। दवाओं की कीमतें घटेंगी, लेकिन सवाल उठेगा कि बड़ी फार्मा कंपनियां R&D करती हैं और दवाओं में अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल इस्तेमाल करती हैं, इसीलिए उनकी दवाएं महंगी होती हैं। ये सवाल उठना भी चाहिए। इसमें भी कंज्यूमर का बड़ा हित छिपा है। सरकार दवाओं में इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल को लेकर सख्ती करेगी, जिसके चलते सभी छोटी बड़ी फार्मा कंपनियों की दवाएं गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप होंगी। ऐसे में दवा की क्वालिटी को लेकर कंज्यूमर के तौर पर मरीज को चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। वैसे भी सरकार जरूरी दवाओं की कीमतों को कम करने को लेकर अपनी बात साफ कर चुकी है। ऐसे में कंज्यूमर को सस्ती और क्वालिटी की दवाएं वाजिब कीमत पर मिलेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वाकई क्या वन मॉलिक्यूल वन प्राइस की ये जो पॉलिसी है या वन एमआरपी की जो ये डिमांड है, क्या इसको सरकार को इस पर विचार करना चाहिए? क्या सरकार इस पर विचार कर रही है? और क्या ये सबसे बड़ा जो इशू है, जैसा हमने आपको बताया कि टीएमआर का यानी कि ट्रेड मार्जिन रैशनलाइजेशन का जो सरकार ने कदम उठाने की बात कही है, और जी बिजनेस के पास सोर्सेज से ये खबर भी है कि इस बार 15 अगस्त को सरकार इसे लागू भी करने जा रही है, इसका ऐलान भी करने जा रही है। तो क्या ये उसका एक विकल्प साबित हो सकता है? विस्तार से करेंगे इस पर चर्चा। बहुत खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं।
डॉक्टर विरंची शाह हमारे साथ हैं, आईडीएमए के प्रेसिडेंट हैं, इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के। डॉक्टर शाह, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं जगन्नाथ शिंदे जी, जो कि चेयरमैन हैं AIOCD के, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट। शिंदे साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रणव प्रकाश, जाने माने पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर प्रणव प्रकाश, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर विरंची शाह आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा सर। क्या वाकई में ये जो 1 मॉलिक्यूल 1 MRP की जो डिमांड है सर, खासतौर से MSMEs की, ड्रग मैन्युफैक्चरर जो छोटे हैं और मध्यम हैं और मझोले हैं, ये कैसे विकल्प हो सकता है सर ट्रेड मार्जिन रैशनलाइजेशन का? आप लोग क्या इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए सर, ये जो 1 मॉलिक्यूल 1 MRP की जो बात आई है वो आज ही डिस्कशन में आई है। जहां तक IDMA का सवाल है, हमने हमेशा गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट दिखाया है कि ट्रेड मार्जिन रैशनलाइजेशन से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा जो कंसर्न था वो यही था कि ट्रेड मार्जिन रैशनलाइजेशन फेज वाइज किया जाए, प्रोस्पेक्टिव फॉर्म से किया जाए, प्राइसिंग पे उसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट ना हो, और नॉन शेड्यूल्ड ड्रग्स पर किया जाए। तो हमारे बहुत क्लियर मुद्दे हैं कि इसी पे हम कार्य करना चाहते हैं। जहां तक आपने जो ये 1 मॉलिक्यूल 1 प्राइसिंग की बात कही है, तो ऑलरेडी शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स जो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन है, उसके अंदर यही सिस्टम है कि जो सीलिंग प्राइस होती है वो डिक्लेयर होती है और सब जो इतने मैन्युफैक्चरर्स हैं वो उसको अडॉप्ट करते हैं। तो ऑलरेडी ये कंसेप्ट है शेड्यूल्ड ड्रग्स में, और मेरे हिसाब से नॉन शेड्यूल्ड ड्रग में इसको लाने की शायद जरूरत नहीं है। अगर हम वैसे भी जो MRPs होती है उसके नॉन शेड्यूल में भी इंक्रीज करने का एक लिमिटेशन है, मैक्सिमम एन्युअली 10% इंक्रीज कर सकते हैं। तो काफी ऐसी मैकेनिज्म ऑलरेडी सिस्टम में है जिससे पेशेंट का कोई भी एक्सप्लॉयटेशन ना, उसका ध्यान रखा जाए। नहीं सर, बट ये जो MSMEs है, और जो मैं इनका पिछला रिप्रेजेंटेशन के मैं रिपोर्ट्स देख रहा था जब इन्होंने सरकार से बातचीत भी की थी, और प्रिसाइजली अगर मैं मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से आपको बताऊं तो इसमें हिमाचल ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है, पंजाब ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है, इंडियन फेडरेशन फार्मा जेनरिक्स है, MP स्मॉल स्केल ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है, लघु उद्योग भारती है। मतलब ये छोटे जो ग्रुप्स हैं और स्टेट लेवल के जो MSMEs के ग्रुप्स हैं, इनका साफ तौर पर ये कहना है सर कि जो बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़े ब्रांड हैं, वो तो अपने ब्रांड का फायदा उठाकर जो है एक ही मॉलिक्यूल को जो है वो बढ़े हुए दामों में बेच देते हैं, और हम क्योंकि छोटे मझोले हैं, हम अगर पैरासीटामोल बेचते हैं, हम या कोई दूसरा सॉल्ट बेचते हैं, तो हमारे ऊपर ब्रांड का क्योंकि ठप्पा है नहीं, तो फिर हमारी जो कम प्राइसिंग पर बिकती है या कम मार्जिन पर बिकती है। अब ये कह रहे हैं कि अगर आप 1 सॉल्ट या 1 मॉलिक्यूल और 1 MRP का कैप लगा देंगे तो बड़े ब्रांड और छोटे ब्रांड एक हो जाएंगे, सरकार का भी काम हो जाएगा, हमारा भी सब ठीक हो जाएगा। देखिए, ये मुझे ये स्टडी करना पड़ेगा, मैं कोई डायरेक्ट ऐसा कमेंट नहीं कर सकता है हम वेलकम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं जी। हमारा जो व्यू पॉइंट है बहुत क्लियर है। अगर ये करते हैं तो इसका मीनिंग हो गया कि सारे प्रोडक्ट्स पे जैसे रेगुलेशन हो गया प्राइसिंग का, और मुझे नहीं मालूम है कि ये कहां तक प्रोग्रेसिव स्टेप होगा, तो मैं इस पे ऊपर अभी कमेंट नहीं करना चाहूंगा। लेकिन हाँ। ये जो है वो ऑल्टरनेटिव रखा गया है अगर TMR के अगेंस्ट में, तो मैं ये मानूंगा कि TMR इज अ गुड स्टेप इफ इट इज डन इन सर्टेन वे, जिसमें अभी जो हाल बात चल रही है 100 रुपीज से कम यानी उससे ज्यादा, जो 100 रुपीज पर यूनिट से ज्यादा जो मॉलिक्यूल्स है उसके ऊपर लागू किया जाए, फेज वाइज लागू किया जाए, प्रोस्पेक्टिव लागू किया जाए। तो ये सारी चीजें अगर है तो TMR इज अ गुड ऑप्शन। जहां तक आपका क्वेश्चन है कि अगर पूरे कंट्री में हर प्रोडक्ट पे इनका जो इशू है, शायद मैं ये समझ रहा हूं कि बिकॉज ये ब्रांड नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज ये छोटे और मध्यम वर्ग के हमारे मित्र हैं और उसकी वजह से उनको ज्यादा डिस्काउंट देना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से उनकी भी जो बात है वो वाजिब भी है कि उनका एक जो मार्केटिंग का पैटर्न है इस तरह का है। तो शायद हमें ये जो TMR ला रहे हैं उसमें स्मॉल और मीडियम को कैसे हम शामिल कर सके ताकि उनका मॉडल भी बना रहे और पेशेंट को भी कोई नुकसान ना हो, ऐसा कोई रास्ता निकालना चाहिए। एब्सोल्युटली सर, मैं आऊंगा आपके पास एक बार फिर से, लेकिन फिलहाल मैं फर्स्ट राउंड के लिए शिंदे साहब के पास चलना चाहूंगा। शिंदे साहब, प्रॉब्लम ये है कि अगर आप TMR ला भी देते हैं तो देखिए ये जो MSMEs की प्रॉब्लम है ना, वो ये कह रहे हैं कि साहब जो बड़े जो ब्रांड्स हैं, अब
जो डॉक्टर्स हैं, अब उनकी रीच बहुत है डॉक्टर्स तक, उनके बड़े बड़े एमआर है, उनके पास एमआर का पूरा नेटवर्क है, उनकी डॉक्टर्स के साथ सीधा बातचीत होती है, उनके पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, वर्कफोर्स भी है, क्योंकि वो ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं। तो डॉक्टर्स जो लिखेंगे वो बड़े ब्रांड की दवाई ही लिखेंगे, हालांकि वो प्रिस्क्राइब, ये सरकार इसको गलत मानती है, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन में ब्रांड का नाम मेंशन करना ये आम चलन है डॉक्टर्स की ओर से। अब वो वही करेगा जो डॉक्टर्स तक सही कमीशन पहुंचाएगा। अब ऐसे में छोटा उद्यमी पिट जाता है। तो ये जो मांग है एमएसएमई की, ये छोटे उद्यमियों की, ये कितनी आपको वाजिब लगती है? देखिए, ये बातें काफी दिन से या काफी बरसों से चल रही है। एक तो पहला मेरा सवाल है कि हमारे देश में ऑलरेडी शेड्यूल ड्रग में 340 ड्रग को शेड्यूल में लाया गया है। ठीक। अभी नॉन शेड्यूल दवाइयाँ भी अंडर अगर कंट्रोल लाते हैं तो 100% कंट्रोल कैटेगरी की दवाइयाँ आ सकती है क्या, एक मेरा बड़ा सवाल है। दूसरी बात, कई बार हमने इंडस्ट्री को भी, नहीं सर, बट प्रॉब्लम क्या है? सॉरी सर, मैं आपको, आई एम सॉरी सर, मैं आपको टोक रहा हूं, लेकिन यही बात क्लियर करते हुए चलें। प्रॉब्लम क्या है? अगर ज्यादा से ज्यादा दवाइयां, 350 से ज्यादा दवाइयां अगर शेड्यूल्ड श्रेणी में आती हैं तो प्रॉब्लम क्या है? नहीं, ये तो देखिए, एक और आप ओपन पॉलिसी के ऊपर चल रहे हैं और दूसरी बात आप ज्यादा कंट्रोल ला रहे हैं। ये एब्सर्ड बात है इकोनॉमी में। Okay. ये होने वाला नहीं है। ये कितनी भी बातें करे, मैं लास्ट 30-35 साल से एनपीपीए सरकार से जुड़ा हूँ। अब ये नॉन शेड्यूल के ऊपर अगर कंट्रोल लाने जाते हैं तो ये तो दवाइयाँ मोस्टली डॉक्टर लिखते नहीं है। अभी आज आपको पता है कि जनरिक दवा भी नॉन शेड्यूल में आती है और इसके बावजूद भी कि आज डॉक्टर के हाथ में बिजनेस है कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना हम ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के दवाइयाँ नहीं दे पाते और डॉक्टर जो दवा लिखता है वही हमें देना पड़ता है। अगर हम सब्स्टिट्यूट भी नहीं कर सकते बिकॉज अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन। तो ये आज भी ये चीज़ है। अगर आप देखोगे आज भी शेड्यूल कैटेगरी में जितनी भी अलग अलग कंपनियों की जो भी ब्रांड्स है, इनकी कीमतें बहुत कम है। अथर्वास्टेटिन अगर कोई कंपनी 10 रुपये में बनाती है तो 3 रुपये में या 1.5 रुपये में बनाने वाली कंपनियां हैं। खाली अगर हमारे ट्रेड को ब्रांड सब्स्टिट्यूट भी आप अलाउ करोगे तो मेरे ख्याल से हम भी केमिस्ट लोगों को 100% डिस्काउंट दे पाएंगे। बट सर एनपीपीए ही अब जो मैं 15 अगस्त से कहने चाह रहा हूँ, जो सरकार ही कह रही है ना कि भाई 100 से ज्यादा ऐसी दवाइयां हैं आपकी जिनके ऊपर आपका ट्रेड मार्जिन 1000% है, 1000 गुना है। तो उन्हीं को तो रेगुलेट करने के लिए ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत कम मार्जिन पे ट्रेड कर रहे हैं। अरे नहीं, देखिए, ये एमआरपी होती है ज्यादा, इसका मतलब केमिस्ट क्या वो एमआरपी पे बेचता है, ये नहीं है। ये फैक्चुअल, ये प्रैक्टिकल नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि आज जनरिक दवाइयाँ भी नॉन कंट्रोल में, डी कंट्रोल है। अभी जनरिक दवाइयाँ के दाम भी कम है, फिर भी दवाइयाँ डॉक्टर अपने देश में डॉक्टर पर्ची लिखता है और हमें केमिस्ट को दवा देनी पड़ती है। कुछ दवा वाले जाके कंज्यूमर मांगता नहीं है, जब भी मांगता है तो उसको मिलता भी है। नहीं सर, यहाँ मेरे ख्याल से अगर ये कंट्रोल भी करने के बाद मुझे नहीं समझता कि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को इसका फायदा कैसा मिलेगा, ये मुझे नहीं समझता है। कल अगर एक ही दाम होगी दवा की तो मैं ग्लास्को का प्रोडक्ट बाय करूंगा, मैं बड़े कंपनी का बाय करूंगा। व्हाई आई विल गो फॉर स्मॉल, छोटा मैन्युफैक्चरर के पास मैं कल क्यों जाऊंगा? एज ए कंज्यूमर आई एम टेलिंग यू कि ये मेरे ख्याल से ये इससे अगर ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले सोचते हैं कि इनको फायदा होगा, मेरे ख्याल से इनको ज्यादा नुकसान होगा, नंबर 1। दूसरी बात, अगर आप इसको एक दाम में लाते हो तो वापस वेटेड एवरेज आ जाएगा। वेटेड एवरेज से क्या होगा? आज तो दवाइयाँ सस्ती मिल रही है, महंगी हो जाएगी, फिर कंज्यूमर चिल्लाएगा कि अरे भाई ये दाम पहले तो बहुत सस्ते थे, अभी बढ़ गए। तो ये मेरे ख्याल से ये जो कुछ है, ये जो लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन इसको गवर्नमेंट को भी या एनपीपीए को भी इसको प्रैक्टिकल लाने में मुश्किल है। आपको पता है कि 2 साल पहले या 3 साल पहले हमने कुछ कैंसर के ड्रग जो हाई प्राइस थे उनको कम मार्जिन हम लोग एडजस्ट करके अलाउ किया, वो चल रहा है। और वो टाइम सरकार को हमने बोला था कि भाई ये अगर एसेंशियल है, जैसे ड्रग है कैंसर के, तो वहाँ आई है। मगर आज जनरिक में भी हमने सरकार को कहा चलो हमारे रिटेलर को आप 35% दो, होलसेलर को 15% दो, हमारा ट्रेड का मार्जिन 50 करो, फिर मैन्युफैक्चरर का मार्जिन ऐड करके एमआरपी आप लगाओ। लेकिन ये नहीं हुआ आगे। ये जो प्रपोजल हमने दिया था हुआ नहीं। नहीं सर,
बट जो एक दाम करना मैं इससे पहले डॉक्टर प्रणव प्रकाश के पास आऊं। आपने जो पूछा ना कि उनको फायदा कैसे होगा, इनका ये कहना है कि अगर आप कैप्ड प्रॉफिट मार्जिन लेके आते हैं तो रिटेलर्स और होलसेलर्स क्या करेंगे, वो ड्रग्स को हायर एमआरपीस पे बेचना शुरू कर देंगे। ये ऐसा कंज्यूमर का नुकसान होगा, क्योंकि आपको जाहिर सी बात है जब आपके ऊपर प्रेशर आएगा तो फिर एमआरपीस को आपको हायर करना पड़ेगा, क्योंकि आपका ट्रेड मार्जिन का उतना स्पेस बचेगा नहीं, आपको डिस्काउंट देने का उतना मौका मिलेगा नहीं। ये पहली बात। दूसरा, ये मोनोपोली इससे, यस सर, दूसरा, हाँ सर, इनकी जरा दलील सुन लीजिए। दूसरा जो है, ये कह रहे हैं कि जो बिग ड्रग कंपनीज हैं इनकी मोनोपोली बढ़ जाएगी इस वजह से, तो इसलिए वो चाहते हैं कि बजाय टीएमआर के आप वन मॉलिक्यूल और वन एमआरपी ले आइए। अरे भाई देखिए, आज भी ये ट्रेड है, ये डॉक्टर लोगों की प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर बेस है। मैं नहीं समझता आप जो बोल रहे हैं कि अगर कुछ भी लिखा, लेकिन डॉक्टर ने वो जो लिखा है वो आज भी आपको पता है कि कंपनी में डिकंट्रोल या कंट्रोल कैटेगरी में भी वेरिएशन ऑफ प्राइसेस है। एक ही ब्रांड है, एक ही मॉलिक्यूल है, फिर भी ब्रांड अलग अलग है और उसकी कीमतें भी अलग अलग है, लेकिन डॉक्टर लिखता है। या अगर ये होगा तो वाई अगर कम से सभी डॉक्टर ने जनरिक लिखना चाहिए। अगर वो लिखेगा तो उनको राइट सर, आज भी जनरिक की एमआरपी ज्यादा है। राइट सर, मैं आता हूं सर आपके पास। आई एम सॉरी सर, मैं टोक रहा हूं आपको, आई एम सॉरी। यस सर, आई गॉट योर पॉइंट सर, आई गॉट, यस सर। मैं जरा डॉक्टर प्रणव प्रकाश के पास जरा फटाफट से चलना चाहूंगा। डॉक्टर प्रणव प्रकाश, देखिए दोनों पक्ष आपके सामने हैं। अब इसमें अगर आप पूरा का पूरा सीन देखें तो टीएमआर वर्सेस वन मॉलिक्यूल वन एमआरपी में आपको क्या एक बीच का रास्ता नजर आता है? As you said rightly, दोनों तरफ की चीजें हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा ये पूरा हेल्थ केयर का सिनेरियो किस तरह से है। अगर हम हेल्थ केयर सिनेरियो की बात करें तो इंडिया में पर कैपिटा हेल्थ एक्सपेंडिचर है, आप सरप्राइज्ड होंगे कि दैट इज $74 पर ईयर, यानी कि लगभग 600 रुपए के आसपास है। और यूनाइटेड स्टेट्स में ये $11,000 है, यानी कि लगभग 8 लाख रुपीस के आसपास। तो हमें अपने पेशेंट्स को समझना होगा, हमारे अपनी जनता को समझना होगा। जहां तक मैं इस डिबेट का पार्ट बन पाया, मैंने एक चीज मार्क करी कि बात सारी की सारी इस पे हो रही है कि हमारे ट्रेडर भाई जो हैं, हमारे फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर जो हैं, उनकी लाइवलीहुड, उनकी जीविका, उनका बिजनेस किस तरह से चले। लेकिन उन तमाम बंधुओं से हमें यह अपील करनी होगी और यह समझना होगा कि एक तरफ उनकी लाइवलीहुड है, एक तरफ उनका बिजनेस है, और दूसरे तरफ हमारे इंडिया के पेशेंट्स हैं जिनकी पेइंग कैपेसिटी बहुत ही लिमिटेड है। और साथ ही साथ हमारे पेशेंट्स की डिजीजेस हैं, वो सारी की सारी वैसी डिजीजेस हैं वेयर द मेडिकेशन इज रिक्वायर्ड एवरी डे। लाइक वी आर कैपिटल ऑफ डायबिटीज, वी हैव गॉट प्रॉब्लम ऑफ हार्ट डिजीज, we have got problem of high blood pressure, where patients are taking medicine every day for all the years and decades to come. So making ground for both the people, both the concern is, if we make our regulators who are talking about the quality standards very strong, अगर हम गुणवत्ता के बारे में एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिसी बनाएं, तो जिस तरह की चर्चा में बात हो रही थी कि बड़े मैन्युफैक्चरर, छोटे मैन्युफैक्चरर, जहां एज अ डॉक्टर मैं बात करूं, एज अ पब्लिक हेल्थ साइंटिस्ट मैं बात करूं, मेरी कंसर्न है कि हेल्थ केयर डिलीवरी मिलनी चाहिए। यानी जिस को जो बीमारी है, उस बीमारी के लिए उसे उचित और अच्छी गुणवत्ता की मेडिसिन अवेलेबल होनी चाहिए। मेरा पेशेंट ये चाहता है। मेरा पेशेंट ये जानता है कि बड़ा ब्रांड क्या है, मेरा पेशेंट ये नहीं जानता है छोटा ब्रांड क्या है। एब्सोल्युटली सर। डॉक्टर प्रणव कुछ कहना चाह रहे थे रिगार्डिंग कि डॉक्टर्स आखिर क्यों सिर्फ ब्रांडेड दवा ही प्रिस्क्राइब करते हैं, उस पर डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे थे। यस सर। मेरा ये कहना था कि एक डॉक्टर के पास सबसे बड़ा कंसर्न है किसी भी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करने के लिए कि मेरे पेशेंट्स को बेस्ट मेडिसिन मिले, मॉलिक्यूल की बेस्ट डिलीवरी हो। एंड नाउ आई एम सेइंग व्हाट पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक, अगर हम क्वालिटी को स्टैंडर्डाइज करते, मैं एक दूसरी इंडस्ट्री से एग्जांपल दूंगा। पूरे वर्ल्ड में मिल्क है, एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट है जहां हमने डिसाइड किया है कि मिल्क में फैट की क्या लेवल होगी, पॉल्यूटेंट्स का क्या लेवल होगा, उसमें प्रोटीन की क्या मात्रा होगी, और इस तरह से पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में मिल्क सेल होती है। एंड पीपल परचेज मिल्क इफ दे नो दैट मिल्क इज ऑफ अ सर्टेन क्वालिटी,
एनी मिल्क दे परचेज, मैं किसी सिटी में जाता हूँ एक पर्टिकुलर क्वालिटी की मिल्क में परचेज करता हूँ. नाउ इफ वी स्ट्रेंथन आवर क्वालिटी सिस्टम, अगर हम अपनी गुणवत्ता, क्वालिटी गुणवत्ता को इस तरह से स्टैंडर्ड करें, इस तरह से मजबूत बनाएं. नहीं बट डॉक्टर साहब, आपकी बात देखिए, आपकी बात बहुत सही है, लेकिन रियलिटी आप देखिए ना. अब मैं किसी कंपनी का यहां पर नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, लेकिन पैरासिटामोल बनानी एक बहुत बड़ी बहुत जानी मानी कंपनी है. उस पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने डॉक्टरों को ब्राइब्स किया है, 1000 करोड़ रुपए तक के गिफ्ट्स दिए हैं अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, और उसके बाद डॉक्टर्स ने उस ब्रांड का नाम लिख के प्रिस्क्राइब किया है. सर, पैरासिटामोल तो दूसरा भी बना रहा था, सॉल्ट तो एक ही है, मॉलिक्यूल एक ही है. तो इसमें क्वालिटी और गुणवत्ता का फर्क कैसे करेंगे? सरकार के पास यही तो है कि मॉलिक्यूल जब एक ही है, आप सिर्फ अपना बड़ा ब्रांड का ठप्पा लगा के उसको 1000 गुना ज्यादा नहीं बेच सकते. इसी मुद्दे पे मैं आ रहा था कि अगर हम ब्रांड और उसकी क्वालिटी को मैच करा दें, अगर सारे ब्रांड्स एक क्वालिटी, स्टैंडर्ड क्वालिटी की मेडिसिन बना सके, देन हम डॉक्टर्स को भी ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एंड वी आर क्रिएटिंग आवर एथिकल स्टैंडर्ड्स higher across the globe. Many then why sir, फिर 100 से ज्यादा दवाएं 1000 गुना ट्रेड मार्जिन पे कैसे बिक रही हैं सर? अगर क्वालिटी आपकी अच्छी है तो क्या जरूरी है ट्रेड मार्जिन भी आपका 1000 गुना ज्यादा हो? हम मानते हैं क्वालिटी अच्छी होगी आपकी, हम मानते हैं आपने ज्यादा खर्च किया होगा रिसर्च पे, हम ज्यादा मानते हैं कि आपका वर्क फोर्स पे लग रहा है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि आप जितना बड़ा ब्रांड होंगे उतना ही बड़ा आपका मार्जिन भी हो ट्रेड का. That's all. मैं यही पॉइंट हाईलाइट करना चाह रहा था कि एक बार हमने क्वालिटी को स्टैंडर्डाइज कर दिया, देन सारे के सारे डॉक्टर्स जेनेरिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकेंगे. They won't have to get into branded medication. All right, and sir. then patients will get the best value for their money and best treatment and best healthcare delivery. All right, sir. All right, sir. Yes, sir. Yes, sir. मुझे लगता है कि इन नटशेल इंटेंशन सबके यही है. डॉक्टर वीरेंची शाह, अब चूंकि अब सरकार ने सर फैसला कर लिया है और अब इस पर चर्चा आगे भी होगी, और जो सूत्र बता रहे हैं कि 15 अगस्त को इस बारे में कुछ अनाउंसमेंट होगा भी. अब हमें एक तरफ जो जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं अभी कि मरीज का हित भी देखना है, डॉक्टर का प्रोफेशन वो बीच में है, और दूसरी तरफ जो ड्रग मैन्युफैक्चरर्स हैं, रिटेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनका कारोबार भी देखना है. सबके हित समाहित हो, कैसे आगे बढ़ा जाए? देखिए, हमने जब ये टीएमआर का आइडिया आया था सरकार की तरफ से, हमने काफी सारा विचार विमर्श करके यही स्टैंड लिया था कि जहां पर एबनॉर्मल मार्जिन्स हैं उसे रोकने के लिए हम सरकार के साथ हैं, और हर एक कदम मैंने आगे भी आपको बताया, एफोर्डेबिलिटी, एसेसिबिलिटी और अवेलेबिलिटी, क्योंकि सबका काम जो कर रहे हैं, चाहे डॉक्टर हो, ट्रेड हो, इंडस्ट्री हो या गवर्नमेंट हो, हम सब पेशेंट के लिए काम कर रहे हैं. उसका हित सबसे इंपॉर्टेंट हित है, और इसके लिए हमने बताया कि हम टीएमआर के साथ हैं, लेकिन हमारे कुछ कंसर्न्स थे जो हमने गवर्नमेंट को बताए. मैं फिर से दोहराऊंगा कि हमारा जो कंसर्न था, ये प्रोस्पेक्टिव लाया जाए, ये फेज वाइज लाया जाए जी. और अभी जो बात चल रही है, पर यूनिट 100 रुपीज से ज्यादा जो प्रोडक्ट्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उसके ऊपर लाया जाए, और पहले हम एक ट्रायल करें कि इससे क्या हो रहा है, मार्केट डायनेमिक्स कैसे बदल रहे हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली आपने. कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहिए जहां पर कोई डिसरप्शन हो मार्केट में. ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली. बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली कि एक तो फेज वाइज मैनर में हो, दूसरा इसको एज एक कोशिश की जाए कि एक टेस्ट के रूप में आए, उसके बाद उस पर ऑब्जर्वेशन के बाद आए. फटाफट से शिंदे सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा. एक दलील जो दी जाती है, मैं बहुत क्विकली सर आपका इसमें लेना चाहूंगा टेक. कई बार ये भी कहा जाता है सर, जो मुझे भी लगता है कि हाई मार्जिन जो है ड्रग इंडस्ट्री में, ये बिकॉज ऑफ लो टर्नओवर भी हैं. और वाकई में हम देखते हैं, अगर आप टॉप 20 टॉप 25 बिजनेसमैन देखो, किसी ने भी फार्मा सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ है. तो क्या ये भी एक वजह है सर कि आपका टर्नओवर ही नहीं है, तो लिहाजा जिसको भी काम करना है उसको हाई मार्जिन पे काम करना है, इसीलिए हम मार्जिन बढ़ाओ की होड़ लगी रहती है? नहीं, ये बात नहीं है. एक्चुअली ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो मांग रही है, एक सेम जो ट्रेड मार्जिन इक्वल हो वगैरह, इसका लाभ इनको नहीं मिलेगा मेरे ख्याल से. ठीक. नंबर 1,
अगर जैसे मैंने आपको कहा कि अगर बड़ी बैंक मुझे एक भाव में मिल रही है तो डॉक्टर या कंज्यूमर इसको नहीं लेगा। दूसरी बात, ये डी कंट्रोल को अंडर कंट्रोल लाना इतना पॉसिबल नहीं है। सरकार कितनी भी आपको कह रही कि 15 अगस्त में डिक्लेयर करेंगे, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। और आपका कॉन्फिडेंस मैं बिल्कुल समझ सकता हूं। आपने खुद बताया कि आप एनपीपीए के साथ जुड़े रहे हैं और इतने साल हो गए हैं। नॉन शेड्यूल्स को शेड्यूल में लाने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ी और कितनी माथापच्ची, कितने राउंड इंडस्ट्री से बातचीत हो गई, स्टेक होल्डर से बातचीत हुई, उसके बावजूद भी आज हम बैठकर सिर्फ बहस ही कर रहे हैं और सूत्रों के हवाले से ही बता रहे हैं कि 15 अगस्त को ऐसा होगा। आपकी बात जायज है, लेकिन मुझे लगता है जैसा डॉक्टर साहब ने भी बोला, एक आम मरीज के बारे में जब तक हर कोई नहीं सोचेगा, सरकार, इंडस्ट्री और बाकी स्टेक होल्डर्स, तब तक मुझे लगता है कि हम सिर्फ अपने प्रॉफिट और कारोबार के बारे में जब तक सोचेंगे, मरीज के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक सिक्के का सिर्फ एक पहलू ही रहेगा। डार्क एंड पार्ट ऑफ द स्टोरी शायद कभी उभर कर सामने आ ही ना पाए। बहरहाल उम्मीद यही करते हैं कि एक आम मरीज को, कंज्यूमर को अंततोगत्वा लाभ हो, जिसका हर कोई दावा करता है। इसी उम्मीद के साथ आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने के लिए। डॉक्टर विरिंची शाह, थैंक यू सो मच सर वक्त निकालने के लिए। शिंदे सर, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर प्रणव प्रकाश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए।